जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार खस की खेती के बारे में, यानी कि लंबी अवधि की चौथी फसल हमारी जो हमने कवर करना शुरू की है वो है खस वेटिवर। और हम खस की खेती के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हम लोग खस की कुछ जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दों में मतलब कह लीजिए खेती से पहले की जो बातें हैं वो हमने जानी कि खस की खेती, खस है क्या, किस तरह की क्रॉप है, एरोमेटिक है और ख़स की क्या डिमांड है वैश्विक स्तर पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और भारतीय स्तर पे उसका क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा। कौन कौन से देश इसकी खेती कर रहे हैं और कहाँ कहाँ होती है और भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ हो रही है, और इसके अलावा इसके क्या क्या उपयोग है हमने ये भी देख लिया। तो वो एक जनरल जो डिस्कशन था कि एक इसकी जो एक महत्ता हमें समझ में आए कि क्यों इतनी मशहूर है खस और क्या इसकी डिमांड है, वो सब हमने पिछले वीडियो में यानी कि खस की खेती के पार्ट 1 में जान लिया है। आज हम बात करेंगे खस की बाकायदा खेती के बारे में कि खेती से ताल्लुक़ रखने वाली जितने भी विषय हैं आज के हम पार्ट 2 में खस की खेती के उनको कवर करेंगे। तो अगर आप बहुत खस की खेती को करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, तो प्लीज़ आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा। जो भी मैं पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से देखिए और कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ में। आज हम पूरा विस्तार से बात करेंगे खस की खेती के बारे में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पायनियर फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर, और मैं डॉक्टर उबैद खान आज आपसे बात करूंगा खस की खेती के पार्ट 2 में खस की खेती के सारे विषयों के ऊपर। पूरे विस्तार से मैं आपको खस की खेती के बारे में बताने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खस की खेती करने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी जलवायु होना चाहिए और क्या तापमान, वर्षा वगैरह का क्या हिसाब किताब होना चाहिए। चूँकि देखिए खस जो है एक जड़ वाली फसल है। खस का जो तेल निकाला जाता है वो इसकी जड़ों से निकाला जाता है। उसका हम लोग तेल निकालते हैं, एरोमेटिक ऑयल जिसे कह सकते हैं आप, सुगंधित तेल। उसके लिए हम इसकी खेती करते हैं और खेती जो होती है और तेल जो निकलता है वो जड़ों से निकलता है। तो जड़ें इसकी जो है ज़मीन में अक्सर काफ़ी गहरी तक जाती हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि जिस तरह की भी मिट्टी है उसके हिसाब से 2 फीट से लेके और कई बार 4 फीट और इवन उससे ज़्यादा, मतलब 1.5 मीटर तक भी जड़ें, इवन 2 मीटर तक भी, साउथ इंडिया में तो कई जगह 2 मीटर तक भी जड़ें गई हैं ज़मीन के अंदर। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 2 चीज़ें आ गई कि हमें कैसी मिट्टी चाहिए। लाजमी बात है कि जड़ों की ग्रोथ जिसमें ज़्यादा हो, तो जड़ों की ग्रोथ जिसमें ज़्यादा हो वो हमारा ज़्यादातर बलुई मिट्टी होती है। नदियों के किनारे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नदियों के किनारों पे ये ज़्यादा मिलती है, बाय द रिवर साइड, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। और नदियों के किनारों पे अक्सर आपको मिट्टी में बालू की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। हालांकि कुछ जगहों पे आपको शायद भारी मिट्टी में भी इसकी खेती के लिए लिखा हुआ मिले। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ वो मैं किताबी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको जो बताऊंगा वो मेरा जो किताबों में तो जो लिखा है वो हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से मैच करे, लेकिन जो मैंने अब तक खस की खेती कराई हैं, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं आपसे अपना वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपना जितना भी मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है वो मैं आपसे साझा करता हूँ। और मेरा जो अनुभव कहता है इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी, तो देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं बलुई के साथ दोमट ज़रूर जुड़ जाता है, लेकिन अगर आपकी ज़मीन बालू वाली है, यानी कि अगर 60-70% से अधिक अगर उसके अंदर बालू है, जिसको अक्सर लोग ख़राब ज़मीन मानते हैं, बता रहे इसमें तो बेकार ज़मीन है, ये तो बालू है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बालू के अलावा, रेत ज़्यादा है, उस ज़मीन के अंदर मैं मानता हूँ कि खस की खेती बेहतरीन हो सकती है, बशर्ते कि आपके पास में पानी की अच्छी सुविधा हो। खस एक ऐसा पौधा है जिसको, देखिए बालू में हम ज़्यादातर वो फसलें लगाते हैं जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन खस एक ऐसी फसल है कि इसको लगाते तो हम बालू में हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए कि इसकी जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा हो, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है। तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है इस फसल का कि चाहिए हमको बालू और पानी ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बालू के अंदर पानी बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, तो इसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वहाँ पर आपका वाटर लॉगिंग हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ना हो, सूखा भी पड़ जाता है तो भी ये क्रॉप झेल जाती है। तो मिट्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छी मिट्टी जो इसके लिए रहती है वो बालू और बलुई दोमट। आगे मैं एक आधी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, आपको शायद मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी।
बाकी अगर हम मिट्टी के पैरामीटर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने ऐसी मिट्टियों में ज़्यादा अच्छी खेती कराई है जहाँ पर बालू की मात्रा, सैंड फ्रैक्शन जो है वो 60-70% से ज़्यादा है। सॉइल पीएच, ये एक ऐसी फसल है खस जो अगर पीएच रेंज की मैं बात करता हूँ तो 6 से 8, ये आपको ज़्यादातर लिटरेचर में भी लिखा हुआ मिलेगा कि 6 से लेकर के 8 पीएच तक खस की खेती जो है वो आराम से होती है। और 6 से नीचे मत करिए, एसिडिक सॉइल के अंदर खस की खेती बहुत कामयाब नहीं है। 6 से पीएच अगर नीचे है तो अच्छा, पीएच 7, 7.5 है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका पीएच 8 के ऊपर जा रहा है यानी 9 और 10, तो ये पीएच लेवल 10 तक आराम से टॉलरेट करती है खस। यानी कि जो ज़मीनें ऊसर हैं हमारे, ख़ास तौर से उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके जो सेंट्रल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, आपका उधर बढ़ते हैं आप तो कानपुर के आगे उन्नाव, इलाहाबाद और उधर आपका आज़मगढ़, ये एरियाज़ जो है यहाँ पर ज़मीनें बहुत तेज़ी से ऊसर हुई हैं। वहाँ के लिए खस एक बहुत अच्छी फसल है जो कि ऊसर को धीरे धीरे रिक्लेम भी करेगी आपके। तो 10 पीएच तक इसको ये आराम से टॉलरेट करती है खस। हाई पीएच पे ये आराम से की जा सकती है, लेकिन हाँ, नो डाउट कि ज़्यादा पीएच के ऊपर उसके तेल की गुणवत्ता और आपके तेल की पैदावार दोनों पे थोड़ा सा एक इन्फीरियर, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। तो वो लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऊसर भूमि पे बहुत सारी फसलें कामयाबी नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन आएगा। बट बावजूद उसके आप अच्छा प्रॉफिट, यानी कि ऊसर भूमि पे आप अगर गन्ने के बराबर प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं ऊसर भूमि से खस करके, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बन सकता है। इसके अलावा अगर हम ऊसर में ही बात कर रहे हैं, मिट्टियों ऊसर जो ज़मीनें हो जाती हैं, तो ख़ास तौर से यूपी के किसानों के लिए तो हालांकि ऊसर ज़मीनों की समस्या हिंदुस्तान के तकरीबन सभी हिस्सों में कहीं हो गई है और हो रही है। ऊसर भूमि के जो पैरामीटर्स होते हैं नापने के, उसमें सबसे पहला तो होता है आपका पीएच। तो पीएच का मैंने आपको बता दिया कि 8 के ऊपर अगर 9 या 10 तक है तो ये आराम से टॉलरेट करेगी। और इसको मैं थोड़ा सा अगर सपोर्ट के लिए आपको डाटा दूं तो दूसरा एक पैरामीटर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी। जो भी आप लेबोरेटरीज़ में सॉइल टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पर वो लेबोरेटरीज, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको पीएच के साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी करके देती हैं। तो ऊसर ज़मीनों की पीएच जो होती है वो 4 से ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आप ईसी, तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी ईसी का जो पैरामीटर है अगर 4 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी ज़मीन ऊसर में मानी जाती है, सलाइन सॉइल मानी जाती है, अंग्रेजी में से कहते हैं। लेकिन खस जो है वो ईसी को 10 ईसी तक, यानी उसकी एक यूनिट होती है डेसीसाइमन पर मीटर, वो आप उसको 10 अगर है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 तक भी टॉलरेट करेगी। यानी कि समझ लीजिए ऊसर के लिए कितना अच्छा इसका टॉलरेंस है, ऊसर ज़मीन में करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है किसानों के लिए खस। तो 10 तक। और एक दूसरा पैरामीटर होता है ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। थोड़ा टेक्निकल है बट मैंने सोचा बता दूं आपको कि कल को अगर आप की ज़मीन ऊसर है तो मैं चाहता हूं कि आप सॉइल टेस्ट ज़रूर कराएं। वैसे भी सॉइल टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप फसल को सॉइल टेस्ट के साथ लेकर के चलेंगे, जो कि एक बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी है आपकी खेती की, तो आपको खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बशर्ते कि वो उसके लिए सॉइल सैम्पलिंग सही की गई हो, जो कि नहीं हो पाती है बहुत सारे केसेस में, और सही सॉइल टेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलें, जो कि ये भी एक आज की डेट में थोड़ी सी समस्या है और बड़ी समस्या है। और सारे पैरामीटर्स करके नहीं दिए जा रहे हैं, फिजिकल पैरामीटर्स तो बहुत कम लेबोरेटरीज करके देती हैं आपको। तो बट अगर आप करते हैं तो बहुत कामयाब रहेंगे। तो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के उन किसानों के लिए जहाँ पर ज़मीनें ऊसर हो रही है, वो ज़रूर सॉइल टेस्ट कराएं। और वो जब सॉइल टेस्ट कराएंगे तो ये पैरामीटर्स जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप उनसे मांग कर सकते हैं कि हमें चाहिए। हालाँकि ऊसर ज़मीनों की खेती की, जहाँ पर ऊसर ज़मीनों की टेस्टिंग होती है, उनको खुद करके देना चाहिए। तो तीसरा पैरामीटर जो मैंने बताया, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ESP, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये जब 15 के ऊपर जाता है तो ज़मीन ऊसर सैलाइन मानी जाती है, सलाइन सोडिक मानी जाती है, सलाइन मानी जाती है। जब ESP जो है आपका, एक 3 तरह की होती हैं, सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल और सलाइन सोडिक सॉइल। उसमें अलग अलग चार्ट्स हैं, पैरामीटर्स हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये आपकी ऊसर भूमि के लिए, तो हालांकि टॉपिक नहीं था, इसको मैं कभी और कवर करूंगा, बट आप देख लीजिए कि ऊसर भूमि के लिए पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज का एक चार्ट दिया हुआ है कि अगर आपकी ज़मीन के अंदर ये तीनों पैरामीटर्स जिस पोजीशन में भी हैं तो उस कंडीशन में आपकी ज़मीन सलाइन है या सलाइन सोडिक है या सोडिक है, कैसी है आप देख सकते हैं।
तो ईएसपी का जो पैरामीटर है वो 15 के अगर ऊपर है तो आपकी ज़मीन जो है वो ऊसर हो गई। और ये खस जो है ये 15 के ऊपर यानी 55 तक अगर पहुंच गया आपका ईएसपी, तब भी इसको टॉलरेट करती है और बड़े आराम से इसकी खेती उसके अंदर हो जाती है। यानी कि 55 ईएसपी आपका, 10 ईसी और पीएच 9 से 10, इसको अगर आपके ये पैरामीटर्स हैं ऊसर ज़मीन के, तो यहाँ तक आप इसकी खेती, खस की खेती कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी ज़मीन के बारे में, मिट्टी के बारे में जो हमने की। दूसरा हम बात करते हैं अगर इसकी जलवायु, तो कई बार मैं थोड़ा सा वो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज कर जाता हूँ। उष्ण और उपोष्ण यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये क्लाइमेट, ये जलवायु खस के लिए अच्छी रहती है। ठंडे प्रदेशों में, ठंडे इलाकों में खस अच्छा नहीं हो पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको गर्म और तर यानी कि आर्द्र यानी कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु। इसीलिए जैसे मैंने बताया दक्षिण भारत के बहुत सारे इलाकों में ऐसा मौसम रहता है, प्लस आपके राजस्थान है, गुजरात है, आपका उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के मौसम आपको मिलते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में आप चाहें कश्मीर में, उत्तराखंड के पहाड़ों पे अगर आप कर लें तो ये आपके लिए वहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो आपका जो इसका जलवायु है वो उष्ण उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु में ये खेती इसकी अच्छे से सफलतापूर्वक की जा सकती है। जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की रेंज जैसे मैं अपने और वीडियोस में आपको उन फसलों की खेती के लिए बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है खस के लिए वो 20 डिग्री से लेकर के और 45 डिग्री है। यानी कि 20 डिग्री के नीचे खस का बहुत अच्छा रिस्पांस ऑयल क्वालिटी पे हमको नहीं मिलता है। ईल्ड तो गिरती है, क्वालिटी ज़्यादा तेज़ गिरती है। और 45 डिग्री के ऊपर भी चलती है, चल जाएगी, लेकिन इतने इसके ऊपर टेम्परेचर हम लोगों के इलाकों में इधर जाता ही नहीं है। तो ये मैक्सिमम लेवल जो हमारा टेम्परेचर का जा रहा है वहाँ तक के लिए बहुत अच्छा रेंज है। 40-45 का टेम्परेचर अगर है तो बहुत अच्छा है, वो उन इलाकों में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाएगी आपको। तो 20 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर जो इसका होता है। अगर हम बात करें वर्षा की, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सूखा है तो भी और अगर पानी ज़्यादा है तो भी, तो इसकी वर्षा की जो जिन क्षेत्रों में रेंज बहुत ज़्यादा है वहाँ भी इसकी रेंज बढ़ जाती है। 200 मिलीमीटर वार्षिक स्तर से लेकर के 3000 मिलीमीटर तक जहाँ पर बारिश होती है जिन इलाकों में, वहाँ तक इसकी खेती की जा सकती है। यानी 200 से लेकर 3000 मिलीमीटर वर्षा पूरे साल में जहाँ हो रही है वहाँ पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बताया था, तो जलवायु भी हो गया और टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, सब कुछ हो गया। बाकी मैंने आपको बताया था कि वेस्टलैंड, पिछले वीडियो में बताया था कि वेस्टलैंड जो है वो बहुत अच्छी हैं इसके लिए, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं और आपका अनडिवलेटेड लैंड्स हैं। आपका प्रॉब्लमेटिक ज़मीन तो आई गई, ऊसर हो गया, उसमें हो जाती हैं। आपके जहाँ पर ज़मीनों में गड्ढे ज़्यादा हैं कुछ है वहाँ भी, क्योंकि गड्ढे वाली ज़मीनों में क्या होगा, जगह जगह गड्ढे होंगे, कहीं पर पानी कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, तो दूसरी फसलों को तो करना बड़ा मुश्किल होता है बगैर लेवल किए। इसको बगैर समतल करे, लेवल करे भी आप कर सकते हैं। हालांकि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अगर आपको करना है तो अच्छा फील्ड तैयार करके करना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर कहीं पर परिस्थितियाँ नहीं हैं और आपका, या अगर आप इरोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास परिस्थितियाँ नहीं हैं और आप उस ज़मीन को कम से कम कीमत में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए, ऐसी ज़मीनों के लिए, प्रॉब्लमेटिक समस्याग्रस्त ज़मीनों के लिए आपके लिए खेती अच्छी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल मत करिएगा इसको, ठंडे इलाकों में नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं खेती के ऊपर, जो मेन मुद्दा हमारा है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बुवाई का समय क्या है। देखिए, खस की खेती जो हमारे इलाकों में की जाती है, यानी कि हमारे का मतलब कहने का है कि उत्तर भारत के इलाकों में जो की जाती है, वो जनरली किसान फरवरी महीने में इसकी रोपाई कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिले करते हैं मार्च। अदरवाइज़ आप इसकी खेती साल के किसी भी महीने में कर सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। बस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तब, और जब जाड़ा बहुत ज़्यादा हो तब। जाड़े में इसलिए नहीं लगाते हैं कि डॉर्मेंट पीरियड होता है, ग्रोथ अच्छी नहीं मिलेगी। गर्मियों में इसलिए नहीं लगाते हैं कि अगर आपके पास पानी की, क्योंकि पानी वाली फसल है, पानी की समस्या है, तो फिर आपको सिंचाई बहुत, अगर आप अप्रैल मई में लगा रहे हैं तो फिर उस टाइम बारिश होती नहीं है और उसके आपको पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि जब बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी कि हमारे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो अप्रैल मई के महीनों में, और जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा ले लीजिए। तो हमारे यहाँ जो खेती में इसको लगाया जाता है वो फरवरी मार्च, फरवरी इज़ बेस्ट।
आफ्टर सेकंड फोर्टनाइट यानी कि 15 फरवरी के बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू होता है। उस टाइम पे आप खस लगा लीजिए, काफ़ी तेज़ आगे भागेगी। या फिर इसका तरीका है कि आप जून जुलाई में बारिश के टाइम पे लगाइए। लेकिन जो हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि लोग फरवरी में लगा लेते हैं और उसको साल भर में जनवरी में दिसंबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक साल तकरीबन 12 महीनों में इसको खोद लेते हैं। तो ये एक साइकिल कमर्शियल कल्टीवेशन की यहाँ पर की नियत से ये चल रही है। हालांकि इसको लंबे टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, कई जगहों पे 15 से 18 महीने रिकमेंडेड है। अगर आप इसको जून जुलाई में लगाते हैं तो फिर आप इसको फरवरी मार्च पे नहीं ले पाएंगे, फिर इसको आप अगले साल उस टाइम पे लीजिए, तब आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। अब वो मैं जब बाद में आऊँगा, क्योंकि हम बुआई की बात कर रहे हैं, तो जब खुदाई की बात करेंगे तब मैं बताऊँगा कि इसका क्या कब कहाँ पर फ़ायदा है या नुकसान है, क्योंकि सब नहीं तो मिक्स हो जाएगा, सब हौच पौच हो जाएगा। तो फरवरी मार्च में लोग कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को छोड़ के। जून जुलाई में भी आप इसको बारिश के टाइम पे पानी नहीं लगाना पड़ेगा, उस टाइम पे लगाइए, वो भी अच्छा टाइम है। लेकिन हमारे यहाँ फरवरी और मार्च में लगाते हैं। फरवरी इज़ बेस्ट टाइम उसके लिए हिसाब से, खुदाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फरवरी बेस्ट टाइम है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हाँ मिट्टी वाले पोर्शन में रह गई थी, मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको, उससे आपको बुआई का भी समझ में आ जाएगा और एक बड़ी अच्छी एक आपको ज्योमेट्री मिल जाएगी, एक सिस्टम मिल जाएगा कि हाँ ऐसे भी खस को किया जा सकता है। मेरे पास में यहाँ पर एक तहसील है महमूदाबाद, लखनऊ के पास, करीबन 60-70 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से पड़ता है। वहाँ पर एक सज्जन आए थे, हम लोग, चूँकि मैं अभी तक 1-to-1 काउंसलिंग 1-to-1 कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता था इस यूट्यूब को शुरू करने से पहले। अब आप लोगों के लिए मैंने ये शुरू किया है ताकि एक नंबर ऑफ़ फार्मर्स तक की सारी जानकारी मैं अपनी पहुँचा सकूँ। तो बहरहाल, तो वो मेरे पास आए थे खेती से जुड़ी हुई, क्योंकि वो बेसिकली वो खेती से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो लीज़ पर ज़मीन लेकर के खेती शुरू करना चाहते हैं, उनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है और उनको लगता है कि बहुत फ़ायदा भी है उसके अंदर, और है भी। या फिर वो लोग आते हैं जिनके पास में ज़मीनें हैं और वो ज़मीनों को बटाई वगैरह पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, और वो उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के लोग मेरे पास ज़्यादा आते हैं क्लाइंट्स, और जो 1-to-1 हमसे काउंसलिंग्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं। तो इसी के तहत एक हज़रत आए थे और उन्होंने महमूदाबाद में करीबन 10 एकड़ ज़मीन लैंड जो थी वो लीज़ पर लिया था। तो हमारा जो सिस्टम है, बेसिकली मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली साइट विज़िट करता हूँ। साइट विज़िट के बाद में वहाँ पर पूरा सॉइल सैम्पलिंग अपनी मौजूदगी में कराता हूँ, और सॉइल टेस्ट के बगैर मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं करता हूँ। तो वो मैं सॉइल टेस्ट भी मैं खुद ही करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने सॉइल सैम्पलिंग कराया, और सॉइल सैम्पलिंग के जो रिज़ल्ट्स आए, सॉइल टेस्टिंग के जो रिज़ल्ट्स आए, उसमें वहाँ पर 70% के ऊपर उनके यहाँ सैंड थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे, हम सतावर चाहते तो उनको रिकमेंड कर सकते थे, करी भी थी। तो मैंने उनको वहाँ पर वेटिवर यानी खस की रिकमेंडेशन की। 70% के ऊपर सैंड था, खेती का उनको बिल्कुल अनुभव नहीं था। सतावर उनके लिए लंबे समय की फसल हो जाती है, 1.5 साल की, ये आपको 11 से 10 से 12 महीने के अंदर रिटर्न दे सकती थी। तो मैंने उनको वहाँ पर खस करने के लिए कहा, और खस के लिए मैंने उनको कहा कि अब मैं जैसे आपको बताऊंगा आपको वैसे करना है, बिल्कुल वैसे मत करिए जैसे और लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीन ले चुके थे और ज़मीन उनके पास थी, करीबन जुलाई में ले ली थी उन्होंने सोचा बारिश के टाइम, मानसून के टाइम पे ज़मीन लूँगा तो मैं कुछ लगा लूँगा उस टाइम पे। अब खस तो लगेगी फरवरी में जाके, तब क्या करें। तब तक मैंने उनके लिए ये किया कि आप एक काम करें, आप 1 या 2 एकड़ के अंदर मैं आपको खस की स्लिप, यानी जिसका प्लांटिंग मटेरियल होता है उसको हम स्लिप से लगाते हैं, वो मैं आपको दिलवा देता हूँ, और वो आपको लगाना है। बाकी वो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि मैंने कितना उसमें फर्टिलाइज़र डलवाया। मैंने कुछ भी नहीं डलवाया, ज़ीरो न्यूट्रिशन के ऊपर उनकी तैयार कराई। तो मैंने सितंबर में उनको उसका 1 एकड़ के अंदर, 1.5 एकड़ के अंदर, 2 एकड़ के अंदर करीब करके, उसकी जो ओरिजिनल ज्योमेट्री होती है उससे ज़्यादा नहीं, करीब करके उनको मैंने स्लिप लगवा दी। वो स्लिप उस समय पर सितंबर के महीने में, चूँकि अब देखिए जिसने फरवरी मार्च में लगाई है और वो आपको दिसंबर जनवरी में खोदेगा, तो सितंबर के महीने में वो अपनी जड़ खोद के आपको स्लिप नहीं देगा। तो सितंबर के महीने में अगर हम स्लिप खरीदते हैं तो वो महंगी पड़ती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मैंने उनको थोड़ा सा महंगी स्लिप पड़ी, वो मैंने ख़रीद के दिलवाई। लेकिन कितनी, 1 एकड़ में जितना प्लांटिंग मटेरियल चाहिए होता है उतना मटेरियल, उस 2 एकड़ के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो हमने उनको खरीदवाया और उसको 1 एकड़ में लगवा दिया। ज्योमेट्री को, प्लांट को सघन खेती कैसे कह सकते हैं आप, करा दी हमने उसकी। उसका फ़ायदा उनको ये मिला कि जब उनकी इधर लगवा दिया हमने, और जनवरी फरवरी में जब प्लांटेशन का मेन टाइम आया, और बाकी 8 एकड़ में उन्होंने अपनी दूसरी फसलें, दलहनी फसलें जो थी, जो भी थी वो की। सितंबर से लेकर के, और जब बुआई का यानी रोपाई का समय शुरू होता है, जब वास्तविक तौर पे यानी कि आसपास के जो किसान हैं वो सब फरवरी मार्च में लगाना शुरू करते हैं, तब तक उनका
जितना प्लांटिंग मटेरियल उनको 10 एकड़ के लिए चाहिए था उसका 2 गुने से ज़्यादा उनके पास प्लांटिंग मटेरियल, तकरीबन 2 गुना तो हो ही गया था, तैयार हो गया था। यानी कि एक एक्स्ट्रा प्लांटिंग मटेरियल उनके पास तैयार हो गया था, जिसको बेच के उन्होंने उसका मुनाफा अलग कमाया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो उनके 2 एकड़ का प्लांटिंग मटेरियल मैंने 1 एकड़ में लगवा दिया था, उससे उन्होंने उसकी जो स्लिप तैयार की, यानी डबल जो स्लिप हो गई थी, उसमें जितनी, क्योंकि 70% के ऊपर उनका सैंड फ्रैक्शन था और मैंने उनको पानी के अलावा उस फसल में कुछ भी नहीं लगवाया था, कोई खाद नहीं डलवाई थी, कोई खर्चा नहीं हुआ था उसके अलावा उनका। तो वो जो जड़ें ज़मीन में थोड़ी गहराई तक गई थी बालू होने की वजह से, चूँकि और जड़ों की भी अपनी पेनिट्रेशन जो ज़मीन को भेदने की क्षमता है इसकी खस की वो ज़्यादा होती है, तो उसका जो तेल निकला उनका वो भी तकरीबन 5.5 या 6.5 किलो, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट 6-6.5 किलो तेल उनका निकल के आया। तो खेती शुरू करने से पहले, यानी कि नर्सरी के दौरान अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4 महीने में जो उनकी दूसरी फसलें चल रही थी वो तो वहाँ चल रही थी 8 एकड़ में, उस 2 एकड़ से वो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा चुके थे। नहीं, 3-3.5 लाख, मतलब 25,000 के करीबन मान लीजिए, अगर मोटा मोटा तेल का रेट है तो हाँ 1.5 लाख रुपए वो कमा लिया था उन्होंने। हाँ, करीबन 2 लाख के 2.5 लाख के आसपास उनकी टोटल कमाई जो है वो हो चुकी थी। और फिर वहाँ से उनकी खेती आगे उन्होंने जैसे एज यूजुअल करते हैं वो शुरू की। और जब उनकी खेती का मॉडल एक पड़ोस के किसान ने, यानी कि एक पड़ोस के गांव के किसान ने जो कि 10 वर्षों से खेती करता आ रहा था खस की, वो देखा कैसे कि ये इनके पास तो मशीन थी नहीं, तो ये तेल निकालने के लिए उसके यहाँ लेके गए थे। वहाँ पर मशीन थी, उसको रेंट आउट किया, वो रेंट आउट करता था दूसरे किसानों के लिए जो लोग अपना तेल निकालते थे। तो ये वहाँ लेके गए अपनी जड़, वहाँ पर तेल निकाला। जब उसने इनकी जड़ देखी तो वो पागल हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है यार, ये कहाँ कर रहे हो तुम। वो देखने आया इनकी ज़मीन और वहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट की कि आप भाई मुझे भी यहाँ पर कुछ ज़मीन दिलवा दो, यहाँ पर मैं खस की खेती करूँगा। यानी कि वो किसान जो पहली बार खस की खेती कर रहा है, वो किसान उसका गुरु बन गया जो 10 साल से खस की खेती कर रहा था उसका। तो अगर आप सॉइल टेस्ट और अपनी परिस्थितियों को जांच करके और हर तरह से आप अपना एक मॉडल अपना खुद तैयार कर सकते हैं, और जो सक्षम किसान हैं और जो किसानी पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो वो उनके लिए बड़ा बढ़िया है। तो आप जो है परिस्थितियों के हिसाब से अपनी खेती करें। ये कहानी मैंने आपको उस लिए सुनाई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात बुवाई के समय की, और एक हमने स्टोरी कवर कर ली कि कैसे कैसे लगाया और क्या किया। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, आप लोग भी कर सकते हैं। बस सितंबर महीने में आपको थोड़ा महंगा मिलेगा प्लांटिंग मटेरियल, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा, बशर्ते कि आप अक्टूबर में लगाएं, बट वो फरवरी में लगाएं सीधे खरीद के पूरा का पूरा। तो जैसे भी हो आप कर सकते हैं, बट अपनी स्थितियों के हिसाब से आकलन खुद करना है आपको। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी। देखिए, जैसे और ज़मीनों की खेत की तैयारी होती है वैसे इसकी भी तैयारी होती है। अगर आप फरवरी मार्च में कर रहे हैं तो जो भी आपकी फसल उससे पहले है, उसके बाद में या नहीं ली है, तो जब भी है उसकी खेत की बढ़िया कम से कम 2 गहरी जुताई आप कर दीजिए। और आपका अगर आप मई जून जुलाई में अगर करने जा रहे हैं अगर इसका अगर प्लांटेशन, तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं जो कि यूपी में ही, जो कि इसको 12 मासी की तरह कह लीजिए कि मतलब जून जुलाई में भी प्लांटेशन कर रहे हैं और दूसरे टाइम पर भी तेल निकाल रहे हैं उसका। तो ज़रूरी नहीं कि आप फरवरी मार्च में करें। तो अगर आप जून जुलाई के टाइम पे, बारिश के टाइम पे अगर इसका प्लांटेशन करते हैं तो उससे पहले बेहतर है कि अगर आप ग्रीन मैन्योरिंग कर दें। ज़मीन की सस्टेनेबिलिटी भी अच्छी होगी, ज़मीन की नरिश करेंगे आप। खाद का खर्चा ग्रीन मैन्योरिंग में बहुत कम आता है। आप देसी या हाइब्रिड ढांचा लगा सकते हैं, सनाई लगा सकते हैं, ग्वार की फली या लोबिया जैसे काउपी कहते हैं वो आप लगा सकते हैं, और वो 45 दिन तक आप उसको ग्रो करके और फिर उसको हैरो चला के ज़मीन के अंदर काट के पलट के पानी लगा देंगे तो हफ्ते भर के अंदर, सब 10 दिन के अंदर सब सड़ जाता है। वो आपके लिए एक बहुत अच्छी खाद का काम करता है। ख़ास तौर से जिनकी ज़मीनें ऊसर हैं उनके लिए तो बेहतरीन फार्मूला है ये। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आप उसके बाद में जब आप ये जब ग्रीन मैन्योरिंग के बाद में पलट के मिला के फिर उसके बाद में एक अच्छे से एक बार जो है खेत में काट के मिला देते हैं, तो उसके बाद में या पहली बरसात के बाद में एक जो है उसमें फिर 10 से 15 ट्रॉली गोबर की खाद डाल दीजिए। या अगर नहीं डालते हैं, सक्षम नहीं है, तो खाली ग्रीन मैन्योरिंग ही काफ़ी है। और नहीं, अगर ग्रीन मैन्योरिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि 10 से 15 ट्रॉली, हालांकि कई लोग 6-7 ट्रॉली भी डालते हैं, जैसी आपकी सक्षमता है 10 से 15 डालेंगे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद, फार्म यार्ड मैन्योर जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो आप मिला करके और एक हल्की जुताई फिर से कर दीजिए। तो रोपाई से पहले थोड़ी सी एक बार जुताई हो जाए, खेत समतल हो जाए, पाटा लगा दीजिए उसमें,
और खेत ताकि अच्छा समतल हो जाए, तैयार हो जाए। उसके बाद में अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें क्यारियाँ बना लीजिए और पानी के लिए नालियाँ बना लीजिए। हालांकि पानी को इसमें निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, नुकसान कोई नहीं करता है। तो आप अपने हिसाब से जैसे खेत तैयार करते हैं वैसे कीजिए, क्यारियाँ वगैरह बना लीजिए ताकि उसको वाटर मैनेजमेंट करना, पानी लगाना आसान हो जाए। इसके अलावा अगर देखिए, ये तो आपका हो गया ऑर्गेनिक सोर्स। हालांकि मैं लंबी अवधि की फसल है, मैं इसमें इनऑर्गेनिक की बात जनरली किसानों को सजेस्ट नहीं करता हूँ, उनको उसके बारे में उसको राय नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आपकी ज़मीन बहुत कमज़ोर है या ऊसर है तो फिर थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में 1 एकड़ में आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस P2O5 और करीबन 15 किलोग्राम पोटाश, जो जिस सोर्स से भी आपको मिल रहा हो, चाहे आपको NPK मिल रहा हो 12-32-16 या 20-20-20 जो भी आपके रेशियोज़ में आता है, या आप DAP यूज़ करें या सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करें या यूरिया यूज़ करें, उस हिसाब से 20-20 और 15 के रेशियो में NPK को आप वहाँ पर बुआई से पहले यानी रोपाई से पहले बिल्कुल 1 दिन पहले या उसी समय पहले तो खेत में मिला दीजिए। ये कर सकते हैं आप। हालांकि मैं इसको रिकमेंड करता नहीं हूँ क्योंकि इससे फिर घास पैदा होगी और शुरू में चूंकि इसकी ग्रोथ स्लो होती है वेटिवर की, तो फिर आपको घास वास निकालने में खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि इसको इतनी ज़रूरत होती नहीं है, अगर गोबर की खाद वगैरह या ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसमें चूंकि कई बार दीमक वगैरह का डर रहता है, हालांकि होता तो नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है, बट अक्सर सुनी भी जाती है, देखी भी जाती है। तो वहाँ पर अगर आप ऑर्गेनिक पे ही रहना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में ही बताया आपको, नीम की खली और करंज की खली, यानी कि करंज केक पाउडर और नीम केक पाउडर बढ़िया फ्रेश बनाया हुआ जो होता है, जनरली जून जुलाई के महीनों में ताज़ा बनता है। तो अगर सूख गया है तो उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल आप ऊपर से मिक्स करवा सकते हैं। अगर वो बिल्कुल सूखी बेकार है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेश नीम की खली अगर मिल जाती है और आपको करंज केक का पाउडर मिल जाता है तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो 400 किलो तकरीबन 1 एकड़ के हिसाब से आप पूरा मिला करके, जब आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, उसी समय पर जुताई करके साथ में उसको मिला दीजिए। वरना अगर फिर दीमक लगती है बाद में तो फिर आपको दीमक की दवा का एक केमिकल जो टर्मिटिसाइड्स आते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़मीन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ चूँकि डायरेक्ट तो नहीं है, बट जो लोग एरोमाथेरेपी के लिए तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं, लेकिन अगर डाल भी सकते हैं। प्लांटिंग मटेरियल, तो ये तो खेत की तैयारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि प्लांटिंग मटेरियल। देखिए, जो वेटिवर का जो प्लांटेशन होता है वो या रोपाई होती है वो इसके स्लिप से होती है, यानी पौध से होती है। बीज से इसको प्रोपगेट नहीं किया जाता है, इसको स्लिप से इसको स्लिप बोलते हैं। प्लांटिंग मटेरियल कह लीजिए आपको या पौध कह लीजिए, इसको जनरली लोग स्लिप बोलते हैं। इसकी स्लिप से इसकी रोपाई की जाती है, जो कि आपको पुरानी फसल से मिलेगी। यानी कि जिस भी किसान ने खस की खेती की है, जब वो खस की जड़ों की खेती की खुदाई करेगा, जड़ों की खुदाई करेगा, तो वो जड़ जो है उसमें से जो नीचे से जड़ काट ली जाएगी, 2-1 इंच की, 2-2.5 इंच की, 3 इंच की जड़ उसमें छोड़ दी जाती है मुट्ठे में, उसके जो मूंजड़ बोलते हैं बहुत से लोग, और उसमें से फिर अलग अलग स्लिप्स निकाल ली जाती हैं। वो स्लिप तैयार करके बंडल बना के उनके 100-100 के या 200-200 के वो फिर आपको बेचते हैं किसान, वो आप उनसे ख़रीद के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लांटिंग मटेरियल उसका तैयार होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लांटिंग मटेरियल में ये ख़ास ध्यान रखें कि आप जब ख़रीद रहे हैं या फिर जो लोग बना के दूसरों को भी दे रहे हैं उनके लिए भी है कि जो तने का पार्ट ज़्यादा डेवलप ना हुआ हो, बहुत पुरानी वो ना हुई हो। जो बहुत पुरानी खस हो जाती है तो उसमें तना कठोर हो जाता है। तना ज़्यादा ना हो, पत्ती ज़्यादा हो, उसके अंदर पत्ती का सेगमेंट ज़्यादा हो, तना बहुत डेवलप ना हुआ हो, ऐसा स्लिप ना बनाएं जिसमें तने का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। तना नहीं होना चाहिए उसमें, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए उस समय तो। बाकी स्लिप के अंदर कम से कम जो है 2-3-4-6 पत्तियों का विकास अच्छे से डेवलप हुआ हो, यानी कि एक कह लीजिए कि अच्छी खासी उसमें रूट 2-2.5-3 इंच की तो रूट रहती है। अगर जहाँ पर कहीं तना आ गया है स्लिप में अंदर, तो वहाँ पर कोशिश करें कि एक नहीं, उस जगह पर 2 स्लिप लगा दें कि अगर मॉर्टेलिटी आती है तो दूसरी स्लिप उसको कवर कर लेगी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, बहुत हार्डी क्रॉप है तो चल जाता है, इसमें कोई मॉर्टेलिटी जनरली आती नहीं है। तो और कोई अगर मैं आपको इसमें बात बताना चाहूँ, तने का मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि
अगर स्लिप तैयार कर रहे हैं तो बहुत पुरानी फसल से न करें, जैसे मैं भी बता रहा था कि 15 महीने 18 महीने या बहुत पुरानी किसी की लगी हुई है। कोशिश करें कि जो साल भर की जिन लोगों ने खेती कर रहे हैं वहाँ से लें आप, जो साल भर में खुदाई कर लेते हैं, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने से कम की फसल ना हो और 12 महीने से ज़्यादा की फसल ना हो, उस फसल से आप जो है प्लांटिंग मटेरियल तैयार करें, या उसको कलम भी कह सकते हैं आप, स्लिप भी कह सकते हैं, कलम भी कह सकते हैं। और कम से कम एक स्लिप के अंदर 2-3 स्लिप यानी जड़ के साथ में 2-3 एपिकल पार्ट के साथ में प्लांट्स जुड़े हुए हों, यानी कि उसको कलम कह लीजिए कुछ हो, वो 2 या 3 जुड़े हुए हों। अगर ऐसा है तो फिर आपको एक जगह पर एक ही स्लिप लगानी पड़ेगी, और कहीं पर अगर एक पौधा है खाली उसके अंदर स्लिप के अंदर, तो फिर आपको वहाँ पर एक जगह पर एक से ज़्यादा या 2 स्लिप लगा सकते हैं। तो ये आपको देख के खुद अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं, पिक्चर में भी देख रहे हैं कि आपको हम प्लांटिंग मटेरियल दिखा रखे हैं, बंडल्स में भी हैं ये, कैसे इस तरह से स्लिप तैयार है, देखने में स्लिप किस तरह की है और कितना इसके अंदर पौधा है, कितना तना है, सब आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप तैयार कर लेते हैं। और वैरायटीज़ का तो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आप वैरायटीज़ लगाएंगे तो ख़रीदने से पहले उसको आप मालूमात करेंगे ही उसकी कि कौन सी वैरायटी आप लगाने जा रहे हैं, तो उसी वैरायटी की आपको प्लांटिंग मटेरियल, उसी वैरायटी की आपको स्लिप ख़रीदनी है। रेट की अगर हम बात करें तो देखिए, सीज़न में जो उसका रेट आता है वो तकरीबन 30-35 पैसे का या 25-30 पैसे का मिल जाती है पर स्लिप। और 1 एकड़ के लिए आपको ये मान के चलिए कि 25,000 से 30,000 स्लिप मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है। 30,000 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 25,000 से कम नहीं रहता है। 25 से 30,000 स्लिप चाहिए होती है, क्योंकि इसको लगाने का जो तरीका होता है, जो ज्योमेट्री हम यूज़ करते हैं, जो आगे हम अभी बुवाई की विधि में बात करेंगे, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो किन्हीं स्थितियों में 25,000, किन्हीं स्थितियों में 30,000 इसके आसपास की फिगर रहती है स्लिप की। तो अगर आप 25,000 स्लिप खरीद रहे हैं और अगर आपको 30 पैसे में मिल रही है तो आपको 1 एकड़ का प्लांटिंग मटेरियल 7,500 रुपये का पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमने सितंबर में लगवाया था, तो सितंबर में जब मैंने लगवाया था तो एक स्लिप हमको 80 पैसे की पड़ी थी, क्योंकि उस समय कोई खोद को तो देगा नहीं, तो वो अपना कम से कम तेल के खर्चे के हिसाब से पैसा निकालेगा, तब भी हमें ये रेट सही मिल गया था। तो 80 पैसे के हिसाब से निकालेंगे आप तो फिर आपकी जो है वो करीबन 20,000 के करीब बैठेगी जाके 25,000 स्लिप। लेकिन जब आप ओवरऑल आपको 10 एकड़ के लिए 2.5-3 लाख खरीदनी है तो वहाँ पर फिर रेट आपको ये बहुत सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से आपने 10 गुनी स्लिप अपनी तैयार कर ली 20,000 की कॉस्ट में, तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ गया किसान को। जो मैंने कराया था वो ज़्यादा सस्ता पड़ गया कि महंगी स्लिप खरीद के अपनी स्लिप से ज़्यादा स्लिप तैयार की, और वो आपको 1 एकड़ का प्लांटिंग मटेरियल फिर 7,500 से भी कहीं कम पड़ता है जाके, आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। जो हाँ ठीक है, सीज़न में आपको 30 पैसे का मिलेगा और वैसे आपको महंगा भी मिलेगा अगर लेंगे तो। बुआई की विधि की बात कर लेते हैं हम लोग, उस पर आ जाते हैं कि बुआई की विधि नॉर्मल है, सिंपल रोपाई होती है। आप 2 तरह से कर सकते हैं रोपाई। आप खस की स्लिप लगाते जाइए और पीछे से पानी लगा दीजिए, या आप पानी लगा के खेत को तैयार कर लीजिए। धान के खेत को तैयार किया जाता है, यानी कि कीचड़ टाइप की कर दीजिए उसके अंदर, और करके उसके अंदर आप जो है एक निश्चित दूरी के ऊपर आप जो है वो लगा दीजिए। कहीं पर अब ये डिपेंड करता है दूरी की, अगर हम बात करें तो कहाँ पर कितनी दूरी रखी जानी है। देखिए, जहाँ जैसी ज़मीन है, जैसी परिस्थितियाँ हैं, ज़मीन के अंदर कैसी मजबूती है, ये जब सॉइल टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपका सॉइल का नेटिव न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी, यानी कि खुद की जो पौधों उसकी जो ज़मीन की उत्पादकता है वो कितनी अच्छी है। तो उस हिसाब से आप करेंगे तो अलग अलग जगह पर, अगर मजबूत ज़मीन है तो आप 2 फीट बाई 2 फीट भी रख सकते हैं। जनरली मैं 2 फीट बाई 1.5 फीट रखवाता हूँ, 60 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर, और 45 बाई 45 भी रख सकते हैं, 45 बाई 30 भी रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखेंगे। जो कमज़ोर ज़मीनें हैं, जहाँ पर पैदावार की कम गुंजाइश है, वहाँ पर 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर की, लाइन से लाइन 45 और पौधे से पौधा स्लिप टू स्लिप 30 सेंटीमीटर की दूरी। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूत ज़मीन है तो 2 फीट बाई 2 फीट पर जा सकते हैं, लोग करते हैं, लेकिन मैं जनरली 2 फीट बाई 1.5 फीट यानी 60 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर भी कराता हूँ, और 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर भी कराता हूँ। जैसी स्थितियाँ होती हैं किसान की, जैसी उसकी ज़मीन होती है, उस हिसाब से मैं उसको मशवरा देता हूँ और उस हिसाब से उसका प्लांटिंग मटेरियल का कैलकुलेशन हो जाता है। बाकी अगर ज़मीन कमज़ोर है, ये हमने बात कर ली थी बुआई के पहले। अगर आप हैं तो आप वहाँ पर खेत बुआई से पहले यानी रोपाई से पहले 20 और 15 के रेशियो में NPK आपको डालना है वहाँ पर, अगर ज़मीन बहुत कमज़ोर है तो। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, खरपतवार से आप बचे रहेंगे। क्योंकि अगर खरपतवार इसमें होगा तो आपको थोड़ा सा ऑयल की ईल्ड पे उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, शुरू में पड़ता है। तो अब बाकी करते हैं पानी। देखिए, पानी इसमें ज़्यादा चाहिए, पानी इस फसल को रेगुलर चाहिए, ज़्यादा क्या कहना रेगुलर चाहिए।
तो नमी हमेशा खेत में बनी रहेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। खस की रोपाई के तत्काल बाद अगर आपने पहले पौधा लगाया है तो फ़ौरन आपको साथ में पानी लगाना पड़ेगा, वरना वो ज़मीन में सेटल नहीं होगा पौधा। और अगर आप ज़मीन में पानी लगाने के बाद करते हैं तो फिर दोबारा पानी लगाने की उसको जल्दी ज़रूरत नहीं है। बारिश में आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 1 महीने में पौधे जो हैं पूरी तरह से, चूँकि हार्डी रूट है, थोड़ा सा सख्त होती है, तो तकरीबन महीना भर उसको पूरी तरह से सॉइल में सेटल होने में लग जाता है, तो इतनी ज़्यादा शुरू में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। उसके बाद जो है वो तेज़ भागती है, लेकिन जनरली इसमें मॉर्टेलिटी नहीं आती है, कोई रिपोर्ट नहीं है अगर आपका इरिगेशन नहीं होना है, नहीं भी हो रहा है तो। लेकिन अगर पानी अगर नहीं दे रहे हैं तो, बट अगर गर्मी का टाइम है, जो ड्राई पीरियड है, उस टाइम पे आपको इसके अंदर पानी लगाना पड़ेगा। पानी नहीं लगाएंगे तो फिर आपको जड़ों की पैदावार बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, और ना ही ऑयल की क्वालिटी मिलेगी, ना ईल्ड ज़्यादा मिलेगी। तो बेहतर बढ़वार के लिए आपको ड्राई पीरियड में अच्छा खासा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जब जब आपको लगे कि ज़मीन सूखने की स्थिति आ रही है, आप पानी लगाएंगे वहाँ पर। फसल सुरक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात आती है उसमें खरपतवार की। जानवर जनरली इसको खाते नहीं हैं, बीमारी कीड़ा इन जनरल नहीं लगता है। अगर कोई कुछ रिपोर्टेड है तो उसके आगे मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आपको। इन जनरल नहीं लगता है, बहुत तेज़ गति से बढ़ता है, लेकिन शुरू में खस का पौधा जो है बहुत तेज़ बढ़ता है, लेकिन शुरू में नहीं बढ़ता है तेज़। शुरू में 2-3 महीने, करीबन 2 महीने 3 महीने की ग्रोथ स्लो रहती है। तो जिस टाइम पे ग्रोथ स्लो रहती है, उस टाइम पर आप जो है उसमें अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो कई केसेस में तो ये तक देखने में आया है कि घास अगर ज़्यादा होने से ऑयल प्रोडक्शन में 75% तक की कमी देखी गई है यहाँ पर। तो वहाँ पर आप जो शुरू के 2-3 महीने में घास निकालनी है, उसके बाद तो इसमें इतनी टिलरिंग हो जाती है कि इतने बड़े बड़े उसके मुंजड़ हो जाते हैं कि फिर आप घास उसमें पैदा ही नहीं होने देती है। खुद एक घास है तो इसमें दूसरी घास को ये पैदा नहीं होने देती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना भूल गया कि 2-3 महीने अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अगर आप करेंगे तो आप कुछ केसेस में मैंने सुना है, मैंने अप्लाई नहीं कराया कभी, वीडिसाइड्स जो केमिकल्स आते हैं उनसे भी आप घास निकाल सकते हैं। बताने वालों ने ये बताया कि केमिकल्स का जो वीडिसाइड्स हैं उसका खस पर असर नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है, बट कहीं भी इसको मेरे ख्याल से स्टैंडर्डाइज अभी तक नहीं किया गया है। तो बेहतर है कि आप जड़, क्योंकि आपने एक ज्योमेट्री में लगाया है, पूरी लाइंस बनी हुई हैं, तो आप वहाँ पर अगर हैंड हो है या कोई फावड़ा है या मैनुअली आप उसकी निराई कराएं, गुड़ाई कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि केमिकल पे जाएं, या कोई अपना जो भी रास्ता निकाल सकते हैं। या छोटे स्तर पे पहले एक छोटे से खेत के एक पार्ट में आप केमिकल भी अप्लाई करके देख सकते हैं वीडिसाइड के। अगर उसको फसल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको अप्लाई कर दीजिए पूरे के अंदर, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो शुरू के 2 महीने में कम से कम आपको वीडिंग करनी पड़ेगी, और कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने में हर महीने कम से कम 2 बार आपको खरपतवार निकालनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है आपके एरिया की वीड प्रोफाइल के ऊपर भी, कैसा वहाँ पर खरपतवार कितनी जल्दी तैयार होता है। 2 से 4 वीडिंग मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने के टाइम में पूरा कुल मिला करके, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर खरपतवार होंगे तो आपकी ऑयल की पैदावार को वो अफेक्ट करता है, तो इसलिए ना हो शुरू में ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद फसल अपने आप तेज़ी से भागती है। इसके अलावा जो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा था, हाँ मैं भूल गया था, कि शुरू के जो 2-3 महीने चूँकि ग्रोथ स्लो है, तो आप इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और इसकी इंटरक्रॉपिंग प्रूवन है। इसमें आप कोई भी आप लेग्यूम या चना वगैरह लगा दीजिए, या कोई भी दलहनी फसल लगा सकते हैं, सेना लीफ आप लगा सकते हैं। उसके अंदर आप तुलसी की खेती कर सकते हैं। ऊसर ज़मीन जिनकी है उनके लिए तुलसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। खस के जैसे तुलसी भी ऊसर भूमि में बड़े मज़े से होती है, और ऊसर को रिक्लेम भी करती है, ऊसर भूमि का सुधार भी करती है तुलसी। तो आप इसमें एक इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, दलहनी फसलों की या चना वगैरह लगा के, लेग्यूम्स वगैरह जो भी आपकी हैं, वो आपके नाइट्रोजन का भी आपका स्तर बढ़ाएगी ज़मीन के अंदर। तो ये आप शुरू के इस पर कुछ कम अवधि की 2-3 महीने वाली फसल उसमें इंटरक्रॉपिंग के तौर पर ले सकते हैं। अगर हम कीट और रोकथाम की बात करें तो इसमें अक्सर जड़ों में सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम अगर देखने को मिल सकती हैं, वो भी हमेशा नहीं मिलती हैं। अगर होगी तो वो भी, एक तो आपका दीमक लग सकती है, निमेटोड या दीमक लग सकता है, या फिर वाइट ग्रब, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो जड़ों को खा जाता है, वो आपको लग सकता है। उसके लिए आपको कैल्डान आता है, फोरेट आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें तो बैन हो गई हैं, उसका आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। एल्ड्रिन वगैरह भी लोग अप्लाई करते हैं, 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप डाल दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभार कहीं कहीं चूहे की समस्या सुनी गई है, तो उसके लिए आप जिंक सल्फाइड या वो जिंक फॉस्फाइड वगैरह जो आता है, वो चूहों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये समस्या है तो, वरना होगी नहीं।
बाकी अगर बीमारी की बात करें तो बस इसमें कोई ज़्यादा बीमारी आती नहीं है, और आती भी है तो लीफ स्पॉट का प्रॉब्लम आता है, जिसमें भूरे भूरे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। लेकिन इसका ऑयल की पैदावार या ऑयल क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका कोई मेरे पास डाटा भी नहीं है कितना उसके ऊपर असर पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो बट नॉन सिग्निफिकेंट असर पड़ सकता है। तो उसके लिए आप कोई भी फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, बेविस्टीन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका 1 ग्राम बेविस्टीन का लेकर के 1 लीटर पानी में घोल के और उसका स्प्रे करा दीजिए उसके ऊपर। या डाइथेन M45 भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताया है। डाइथेन का भी आप M45 का भी स्प्रे करा सकते हैं उसके ऊपर, तो ये कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये तो चलिए खैर, हाँ, बीमारी रोकथाम की बात हो गई या किट की बात हो गई। मैच्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो अक्सर किसान जो करते हैं, जो 1 साल की खेती करते हैं, वो लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते भी हैं, लेकिन जो लंबे टाइम के लिए इस खस को छोड़ते हैं, यानी 1.5 साल से 2 साल के लिए, उनके लिए मैं आप यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैच्योरिटी से पहले अगर आप ज़्यादा समय के लिए कर रहे हैं तो साल भर के बाद में आप ख़ास तौर से, हालांकि सिमवृद्धि में अगर सिमवृद्धि में अगर आप कर रहे हैं, सिमवृद्धि वैरायटी कर रहे हैं तो 1 साल में तैयार हो जाती है खोदने लायक। बाकी दूसरी वैरायटीज़ जो हैं, या केस 1 भी लोग इतने टाइम के लिए करते हैं, कुछ और वैरायटीज़ जो पुरानी वैरायटीज़ भी हैं, अगर वो आप करते हैं तो वो तकरीबन 1.5 से 2 साल ले लेती हैं। तो वहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि आप 1 साल के बाद में करीबन 30-40 सेंटीमीटर छोड़ के ज़मीन से ऊपर की घास काट दीजिए, उससे बढ़ोतरी जड़ों की और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। दूसरी बार उसकी जो है, जब उसमें अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए छोड़ेंगे तो उसमें फूल आ सकता है। तो अगर आपने तब नहीं काटा है तो फूल आने का समय ज़रूर काट लीजिए, क्योंकि अगर आप फूल आ गया उसके अंदर तो फिर जड़ों के अंदर वो जो उसका एक मेटाबॉलिज्म होता है किसी भी क्रॉप का, उसके अंदर जो उसके मेन एल्कलॉइड्स होते हैं वो आपके जड़ों से ट्रांसलोकेट होना शुरू हो जाएंगे और वो आपके फूल की तरफ चले जाएंगे। तो उस फूलों से आने से पहले उसकी कटाई कर दीजिए। और नहीं तो जो 1 साल के लिए भी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि जब आपको खुदाई करनी है, चाहे वो सिमवृद्धि कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, खुदाई से 1 महीना पहले आप जड़ों को 30-40 सेंटीमीटर छोड़ करके ऊपर से काट दीजिए। और जो ऊपर की घास की कटी हुई चीज़ें हैं वो आपको कई बार ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखा के, और झोपड़ियाँ वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के लिए, जो छोटे किसान हैं, या फ्यूल के लिए इस्तेमाल तो हो ही जाता है, तो वो आपका काम में आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपका जब खुदाई के लिए तैयार हो जाए जड़, तो उससे 1 महीना पहले कम से कम, अगर आप पहले नहीं भी कर रहे हैं तो 1 महीना पहले जड़ों को 30-40 सेंटीमीटर छोड़ के या 25-30 सेंटीमीटर छोड़ के उसको काट दीजिए ऊपर से। ये होता है। अब बात आती है कि खुदाई करनी कब है। ये तो बात आ गई खुदाई का समय काट लें, लेकिन खुदाई करनी कब है। देखिए, खुदाई के लिए सबसे अच्छा समय है वो जो है वो फरवरी-मार्च का माना गया है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उस टाइम पर इसमें जो एल्कलॉइड्स हैं, ऑयल यील्ड भी और आपका ऑयल की क्वालिटी भी, ये दोनों जो हैं वो डाउन होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो इसलिए जो है बेहतर है कि हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से पहले, अगर वो बढ़ गए तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जाके 2 साल बाद काटेंगे उसको, तब ताकि दोबारा उसी मौसम में आ जाएगा, फरवरी-मार्च में। तो ठंडे मौसम में कई बार, फरवरी-मार्च में नहीं, सॉरी, दिसंबर-जनवरी में, ठंडे मौसम में ही किसान उसको काट के उसका तेल निकाल लेते हैं। निकालने वाले बहुत सारे लोग जो हैं इसको अगर 12 मासी की तरह लें तो कई साइकिल्स डेवलप कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों ने जून-जुलाई में लगाया तो वो जून-जुलाई में भी काट रहे हैं, कुछ लोग उसको फरवरी-मार्च में भी लगा के दोनों साइकिलें लेके चल रहे हैं कि आप तेल जो है वो 12 महीने निकाल रहे हैं। यानी कि जब ज़्यादा मिल रहा है तब भी निकाल रहे हैं, जब कम मिल रहा है तब भी निकाल रहे हैं। कई बार क्या होता है, तेल सीज़न टाइम पे मार्केट में वैल्यू शॉर्ट होती है, रेट कम मिलता है। जैसे जैसे मार्केट में तेल कम होता जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पर जो लोग जून-जुलाई में निकालने वाले हैं या जो अक्टूबर-नवंबर में निकालने वाले हैं, उस टाइम पर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके बाद उनके पास तेल होगा और वो तेल को बेचेंगे। थोड़ी क्वालिटी डाउन होगी लेकिन रेट ज़्यादा होगा। तो ये आप अपने स्तर से कर सकते हैं। लेकिन जो फरवरी के बाद में इसका तेल का जो क्वालिटी है और ऑयल यील्ड कम होती है, तो जनरली जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में सिस्टम है वो यही है कि लोग इसको फरवरी से पहले इसका तेल निकाल करके और इसकी स्लिप तैयार करके दूसरा प्लांटेशन कर देते हैं। यानी दिसंबर से इसकी खुदाई शुरू हो जाती है। नवंबर से भी कुछ लोग शायद कर देते होंगे, बट दिसंबर से जनवरी के बीच में सबसे ज़्यादा इसकी खुदाई होती है और तेल निकाला जाता है। खुदाई के लिए मैनुअली अगर आप खुदाई करेंगे फावड़े से तो इसमें अक्सर जड़ कटने का डर रहता है, तो कोशिश ये करें। बहुत सारे किसानों ने यहाँ पर जेसीबी से खुदाई शुरू की और करते आ रहे हैं, लेकिन जेसीबी से भी उनका कहना है कि अक्सर जो है जड़ें कट जाती हैं और जेसीबी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बैठता है। तो उसके लिए सीमैप ने एक खस डिगर बनाया हुआ है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक खस मशीन बनाई हुई है उसको डिग करने के लिए। और
किसानों ने भी अपने स्तर पे डेवलप किया हुआ है। हमने किसान भाई के यहाँ भी विज़िट करने जा रहे हैं, हमें पता चला है कि उन्होंने भी खुदाई के लिए मशीन बनाई हुई है। तो जब हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको वो मशीन भी दिखाएंगे जो उन्होंने खुद डेवलप की है खुदाई के लिए। तो अभी तो आप सी मैप की बनाई हुई जो मशीन है वो देख लीजिए, ये इन्होंने बाकायदा सी मैप ने खस की खुदाई के लिए, खस की जड़ों की खुदाई के लिए ही बनाई है। मुझे इसका रेट नहीं मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि करीबन 30-40 हज़ार से क्या कम होता होगा, मुझे मालूम नहीं है, बट वो आप सी मैप को संपर्क करके रेट इसका मालूम कर सकते हैं। ये मैंने सी मैप मेले से इसका फ़ोटो लिया था। बस ये ध्यान रखें, हाँ, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप मैनुअली कर रहे हैं या आप मैनुअली तो बहुत महंगा पड़ेगा भाई, आप जेसीबी से करवा रहे हैं या आप किसी भी मशीन से कर रहे हैं, जड़ नहीं कटने पाए। जड़ ही उसका मेन स्रोत है तेल का, अगर वो कटेगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्टिलेशन की। ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब यहाँ पर जब हम आते हैं तेल निकालने की। सबसे पहले बात तो तेल ये निकालने का ध्यान रखिए कि जड़ों को बहुत ज़्यादा समय तक छोड़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा समय तक जब हम जड़ छोड़ते हैं और सूखने लगती हैं जड़ ज़्यादा, तब उसमें तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो फ्रेश रूट से ही हमें उसको ना ड्राई करना है ना कुछ करना है। इवन किसान तो उसको ऐसा करते भी हैं और जो सही भी है कि तो थोड़ी जड़ जो है नरम पड़ जाती है, तो ऑयल ग्लैंड्स को ब्रेक करना ज़्यादा आसान होता है कि हार्वेस्टेड रूट को वो जब लेके जाते हैं तेल निकालने के लिए, तो 12 घंटों के लिए वो तकरीबन उसको पानी में डिप कर देते हैं, तो जड़ थोड़ी नरम हो जाती है। तेल की ग्लैंड्स जो होती हैं, ऑयल की जो गांठें होती हैं, वो बड़ी तेज़ी से टूटती हैं और जल्दी तेल निकलता है। और देखिए एक अच्छी बात बताता हूँ कि इसमें तेल तो निकलता है काफ़ी लंबा लंबा, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी समय लगता है। जो आपकी मशीन जो है हाइड्रो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट जो होती हैं, उसमें तो आप ये मान लीजिए कि 42 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का समय लग जाता है एक बैच को पूरा होने में। लेकिन जो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट होती है, जो स्टीम बॉयलर लगाए जाते हैं, उसमें 22 से 24 या 22 से 26 घंटे के अंदर भी आपका तेल निकल जाता है। लेकिन दोनों ही विधियों में अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम जो ऑयल रिकवरी आती है वो शुरू के 4-6 घंटों में आ जाती है, फिर उसके बाद तेल की रिकवरी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा तेल जो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तेल की रिकवरी जो इनकमिंग है वो कम होती चली जाएगी। तो शुरू के जब आप बैच लगाते हैं, डिस्टिलेशन शुरू करते हैं, तो शुरू में ही सबसे ज़्यादा तेल निकल जाता है आपका। थोड़ा सा कुछ लोग उसको जब जैसे आपने पानी में भिगो दिया, फिर जड़ लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा काट भी लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, ताकि टैंक में भरने में आसानी होती है। बहुत कॉम्पैक्ट करके भर दिया जाता है और उसको अच्छी से भराई हो जाती है उसकी। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा तेल की पैदावार या क्वालिटी पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई साधन है जिसको काट के आप आराम से भर दें, फिलिंग करने में आसानी हो तो करिए, वरना अगर नहीं भी है तो कोई उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका आपकी तेल की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अब ये हम बात करते हैं कि मशीन किस किस तरह की हैं और उसके ऊपर मशीन में टाइम कैसे कैसे लगता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, एक तो आपकी स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड की मशीन है। बहुत सारे किसान, वो आपको करीबन 4 लाख से नीचे तो कहीं नहीं मिलेगी, 4, 4.5, 5 लाख रुपए की मिलेगी। ऊपर से वो GST, आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग लगता है। तो ये मशीन है जिसमें कि आपका MS का टैंक होता है और बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं वो आपके SS 304 ग्रेड के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, जिसमें आपका कंडेंसर, रिसीवर, आपका सब कुछ जो होता है, और जो कॉइल होती है वो सारा आपका उसके अंदर रहती है, वो सारा SS का होता है। ये आपको थोड़ा महंगा पड़ता है नए डिज़ाइंस जो हैं। इसके अलावा जो किसान लोग मेंथा का तेल निकालते हैं, उन्हीं मेंथा की यूनिट्स में उन्होंने अल्ट्रेशन कर लिया है कि टैंक तो उनका वही रहता है, रेलवे जंकयार्ड का जो जंग खाया हुआ लोहा होता है, लेकिन वहाँ पर आप कंडेंसर वगैरह जो सब कुछ इस्तेमाल होता है, जहाँ से आपका वेपर यानी कि भाप, जो जिसमें तेल और पानी का मिश्रण होता है, वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, वहाँ से वो पूरी बॉडी आगे की स्टेनलेस स्टील में करा लेते हैं। इसको एक मॉडिफाइड आप कह सकते हैं। ये सस्ता बन जाता है, ये 1.5 से 2 लाख रुपए में मशीन तैयार हो जाती है और बहुत सारे किसान इससे भी अच्छी रिकवरी निकाल रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो आज की डेट में सी मैप की बनाई हुई या और अच्छे जो फैब्रिकेटर्स डेवलप्ड यूनिट लगा रहे हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है, आप इसकी खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं या और दूसरी खेतियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एरोमेटिक ऑयल्स में करना चाहते हैं काम, तो आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडीज़ भी देती हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी दे रहा है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी सब्सिडी दे रहा है, या आप सब्सिडी नहीं भी लेते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो सक्षम किसान हैं उनको तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो एक अच्छा स्टेनलेस स्टील का यूनिट अपने पास लगा के रखें। और एक टाइप हो गया आपका जो है बॉयलर, यानी स्टीम बॉयलर के साथ में। मेथड तो वही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रो स्टीम में क्या करते हैं कि आप नीचे एक भट्टी लगाई जाती है, फर्नेस होती है, उसमें आप जो है
क्या नाम है, फ्यूल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, टायर जलाते हैं, जो भी जलाते हैं, जो भी आपके पास फ्यूल है, या रिसाइकल मटेरियल जो आपका जिसका खस का निकल गया है उसका बचा हुआ जो वेस्ट पार्ट होता है उसको ड्राई करके उसको भी आप फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत अच्छा सोर्स है ये भी फ्यूल के लिए, ईंधन का। तो वो आपको उसमें जलाते हैं, उससे मशीन के नीचे वाले हिस्से में एक जाल पड़ा रहता है और जाल के नीचे पानी भरा होता है। तो वो पानी जब नीचे से भट्टी जलती है, आग पैदा होती है, उस आग की गर्मी से जब पानी गर्म होता है उससे जो भाप बनती है वो आपका गुजरती है प्लांट से होके, आपके मटेरियल से होके, और वहाँ से फिर वो ऑयल ग्लैंड्स ब्रेक होती हैं और वो आपका वेपर जिसमें कि ऑयल का और पानी का मिक्सचर रहता है या इमिसिबल होता है, थोड़ा सा निकालना पड़ता है, उसको मैनुअली तेल को अलग करना पड़ता है, बाद में जो जमा हो जाता है आके। तो स्टीम बॉयलर में जो है आपका वो भट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर आप स्टीम बॉयलर से स्टीम प्रेशर जनरेट करते हैं। उस स्टीम प्रेशर से आपका जो है जो स्टीम प्रेशर से जो आपका होता है वो उस ऑयल ग्लैंड्स ब्रेक की जाती हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों में मशीनों में फ़र्क ये होता है कि हाइड्रो स्टीम में करने में आपका चूँकि आपका कंट्रोल नहीं है, आप अलग अलग ठंड के दिन भी हैं तो एक ठंड का इफेक्ट भी होगा, तो इतनी हीट नहीं होगी आग में कि जो उसको पूरी तरह से कर पाए और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तो वहाँ पर जो बैच टाइम जलता है वो बैच टाइम आपका जो डिस्टिलेशन का टाइम है वो 42 से 48 घंटे तक रिपोर्टेड है और इतना जाता है जो हर जगह पे कन्नौज वगैरह में लोग कर रहे हैं इससे। और जो आपका स्टीम बॉयलर है उसमें आप अपने अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अनुसार अपना प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा करके स्टीम प्रेशर को सेट कर सकते हैं। तो उसमें एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपका बैच टाइम कम हो जाता है स्टीम बॉयलर में, वो 22, 24, 25, 26 घंटे रह जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ऑयल की रिकवरी भी ज़्यादा आती है, उसमें ऑयल की रिकवरी ज़्यादा आती है। लेकिन हाँ, 2.5-3 लाख रुपए कॉस्ट स्टीम बॉयलर का, 3-3.5 लाख रुपए अलग से कॉस्ट आपका स्टीम बॉयलर का पड़ेगा। तो अगर आपका लंबा विज़न है, लॉन्ग टर्म विज़न लेके चल रहे हैं तो स्टीम बॉयलर का ख़रीदने का एक फ़ायदा यह है कि एक तो इसमें खस का तेल ज़्यादा रिकवरी देगा आपको, बैच जल्दी निकलेगा। और दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे हार्डी ऑयल्स हैं जैसे चंदन का तेल है, अगरवुड ऊद का तेल है, आप उसका मटेरियल रॉ मटेरियल बाज़ार से ख़रीद के उनका भी तेल निकाल के बाज़ार में बेच सकते हैं। ये एक आपका अच्छा खासा एक प्रोसेसिंग का बिज़नेस एक सेटअप खड़ा हो जाता है, ये एक फ़ायदा है। तीसरी एक मशीन आती है, मशीन नहीं कहेंगे उसको, नेचुरल आपका जो देग और भपका सिस्टम होता है जो देसी तरीका है, जिसमें कि कॉपर की यानी तांबे की देग होती है। वो तांबे की देग के अंदर मटेरियल को भरा जाता है और जो आप जैसे फ़ोटो में देख रहे हैं वो ये सिस्टम लगा हुआ है, देग के अंदर मटेरियल भरा हुआ है और डिस्टिलेशन हो रहा है, वो फ़ोटो है आपका। उसमें आप अगर करते हैं तो वहाँ पर भी वही आपका मेथड है कि उसमें भट्टी जला रखी है, तो वो टाइम तो उतना ही लगेगा लेकिन उसमें ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। देग का निकाला हुआ ऑयल का रेट भी अच्छा मिलता है, मैं रेट के बारे में आऊँगा तो बाद में बताऊँगा। तो इसमें ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिट लगाते हैं। अगर आप सस्ती यूनिट लगाते हैं तो हाइड्रो स्टीम लग जाएगी, और थोड़ा अच्छा पैसा खर्चा करते हैं तो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट लगाइए, और अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी भी लेना चाहते हैं तो आप लगाइए देग और भपका सिस्टम के लिए कॉपर की देग, 50-50, 100-100 किलो की देग आती है, उसका लगा सकते हैं। उसका पूरा सेटअप करना पड़ेगा जैसे आपने फ़ोटो में देखा है। अब बात करते हैं हम पैदावार की। पैदावार देखिए, इसमें यही सबसे बड़ा फ़ायदा है जिसकी वजह से मैंने सबसे पहले बताया कि लोगों ने खस को ज़्यादा लगा लिया, कि इसमें पैदावार जड़ की देखी जाती है, घास की नहीं देखी जाती है, जड़ से तेल निकालना है। तो मैं वैराइटल कैरेक्टर्स को अगर साइड कर दूं तो एक जनरल जो पैदावार जड़ की जो तैयार जड़ की मिलती है एकड़ से, वो मेरे हिसाब से तो 10 क्विंटल यानी 1 टन मिलती है। लेकिन जब हमने किसानों से बात करते हैं तो उन्होंने 15 क्विंटल तक भी पैदावार ली है, किसी ने 11, किसी ने 12, किसी ने 14, किसी ने 15। तो एक एवरेज मान के चलिए कि 10 से 15 क्विंटल यानी 1 से 1.5 टन आपको जड़ की पैदावार मिलेगी। और इस जड़ से जो आप तेल निकालेंगे उसकी पैदावार भी वैरायटी वाइज अगर आप डाटा का रेंज रखें तो 8 से 12 किलो एक एवरेज रेट है। यानी कि जैसे अगर वैरायटी की बात यह है, केस 1 का तेल थोड़ा कम आता है, समृद्धि में थोड़ा तेल ज़्यादा आता है, उसकी ईल्ड ज़्यादा होती है, तो 8 से 9 किलो भी निकाला है। लेकिन केस 1 में 10 किलो तेल निकालने वालों को, किसानों को भी मैं जानता हूं, और समृद्धि में 12 से 13 किलो तेल निकालने वाले किसानों को भी मैं जानता हूं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो 8 से 12 की रेंज है, आप उसका भी एक एवरेज निकालेंगे तो 10 किलो तेल तो आपको मिलना चाहिए खस की खेती से 1 एकड़ में 1 साल में। तो ये आपकी हो गई पैदावार जड़ की और तेल की। अब हम बात करते हैं ऑयल का रेट। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। जैसे मैंने पहले कहानी सुनाई थी, बताया था कि 32,000 और 28,000 और 26,000 के रेट चलते थे।
अभी इस समय जो है रेट जो है वो आपका, देखिए रेट भी डिपेंड करता है। आप जैसे कि बोर्ड पे देख रहे हैं कौन सी यूनिट में आपने तेल निकाला है। अगर, और दो तरह की तेल बाज़ार में चलता है, एक तो कल्टीवेटेड यानी फार्मिंग जिसकी आपने खस की खेती की है, और दूसरा जंगली खस जो इधर उधर अपने आप लगी हुई है। जंगली खस की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर आपने एसएस यूनिट का इस्तेमाल किया है, यानी कि बॉयलर जिसे हम कह सकते हैं, बॉयलर से अगर तेल निकाला है और फार्मिंग यानी कल्टीवेटेड वैरायटी है अगर उसको करके निकाला है, तो उसका तेल जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में उसका इशू बना था, वो आज 13 से 14 हज़ार रुपये किलो का तेल मार्केट में है, जिसका प्राइस पीछे अभी 2-3 साल पहले 9 हज़ार रुपये तक चला गया था। जो मैं 28 हज़ार का या 26 हज़ार के रेट की बात कर रहा था, वो रेट वहाँ से गिर के, वो कहानी आपने समझ ली है कि क्यों गया था, वो मैं दोबारा अब नहीं रिपीट करूंगा। तो 13 से 14 हज़ार रुपये किलो का तेल का रेट एसएस यूनिट कल्टीवेटेड वैरायटी। अगर आप कॉपर यूनिट से निकालते हैं यानी तांबे की देग पे निकालते हैं अगर आप फार्मिंग वाले का, तो उसका रेट आपको तकरीबन 20 हज़ार रुपये किलो मिल जाता है आज भी। लेकिन तांबे की देग के सेटअप, क्योंकि वो एक बार में, इसमें तो आप 1 टन जड़ भर सकते हैं, टैंक बड़ा होता है एसएस यूनिट का। कॉपर यूनिट का जो टैंक होता है वो 50 से बहुत बड़ी देग बनवा ली तो वो तो मिलती है नहीं, स्पेशली ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी 100 किलो। तांबा महंगा भी है, महंगी भी पड़ेगी, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी भी वैसी है कि अगर आज की डेट में अगर आप एसएस यूनिट पे निकाल रहे हैं तो 13 से 14 हज़ार मिलेगा। और अगर उसी सिमवृद्धि या केस 1 को या दूसरी वैरायटी को अगर आप तांबे के उसमें निकाल रहे हैं तो 20 हज़ार का रेट उसका है। अब बात करते हैं जंगली की। अगर जंगली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बात तो हम खेती की कर रहे थे, जंगली की बात कर क्यों रहे हैं? जंगली की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपके पास मशीन है, आप खेती कर रहे हैं, और अगर आपके पास कहीं जंगली खस भी मिल जाती है आपको, हालांकि जंगली खस की ऑयल यील्ड बहुत कम होती है, उसकी आधी से भी कम होती है आपकी फार्मिंग वाली से, लेकिन अगर आपको फ्री में मिल रही है, खुदाई करवा के अगर आप निकाल सकते हैं तो क्या बुराई है अगर उसका आपको रेट अच्छा मिल रहा है। तो उसका रेट आपको, अगर आप जंगल की उसका अगर एसएस यूनिट से निकालेंगे तो 40 हज़ार के आसपास आज का रेट है, यानी डबल रेट है आपका, डबल से भी ज़्यादा। अपने बॉयलर से अगर आप निकालेंगे आप जंगली खस का तेल तो 40 हज़ार रुपये किलो के आसपास आपका बिक जाएगा, और मार्केट है उसकी बहुत अच्छी। और अगर आप उसी को तांबे से निकालेंगे जो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, जो एक्सपोर्ट भी उसका बहुत होता है, हरे रंग का हो जाता है कॉपर की वजह से, वो आपका निकलता है आज की डेट में 50 से 55 हज़ार रुपये का रेट। हम कम से कम लेके चल रहे हैं 50 हज़ार रुपये का रेट लेके चल रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी होती है। तो अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो खेती के लिए अगर आप एसएस यूनिट से निकाल रहे हैं तो 13 से 14 हज़ार रुपये का आपको प्राइस मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा भी हो रहा है और मेन चीज़ें रहती जाती हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट, कितना खर्चा आएगा और कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। देखिए, अगर आप जिस तरह से भी खेती करें, आप कैसे अपनी बचत कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मैक्सिमम खर्च बता देता हूँ आपका, 50 हज़ार रुपये के ऊपर एकड़ के अंदर इसका खर्च नहीं जाना चाहिए। कम से कम 30 हज़ार में भी आप आराम से कर सकते हैं। कैसे आपने प्लांटिंग मटेरियल का इंतजाम किया, कौन सी आप खादें डाल रहे हैं, क्या आप गोबर की खाद से कर रहे हैं या आप केमिकल फर्टिलाइज़र से कर रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक से करेंगे तो शायद खाद वगैरह थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो इन सारी स्थितियों के हिसाब से आप अपना आकलन करें। लेकिन अगर आप बेस्ट लेके चल रहे हैं, गोबर की खाद भी बढ़िया डाल रहे हैं, ग्रीन मैन्योरिंग भी कर रहे हैं, महंगा प्लांटिंग मटेरियल भी ले रहे हैं, तब भी, और सारे खर्चे मिला के खेत की तैयारी से लेके और तेल निकालने तक, ये 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ से ऊपर आपका नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो फिर हमारे मैनेजमेंट में कहीं कोई कमज़ोरी है। अदरवाइज़ आप 40 हज़ार मान के चल सकते हैं कि ना 30 हज़ार ना 50 हज़ार, 40 हज़ार के आसपास इसका खर्च एकड़ के अंदर एक फसल का आ जाता है। मुनाफे की अगर हम बात करें तो अगर आप इसका मिनिमम प्राइस 13 हज़ार भी लेके चलें और एवरेज ऑयल यील्ड अगर आप मिनिमम लेके चलें 10 किलो, हालांकि ज़्यादा आती है, तो 1,30,000 का तेल आपका बिकता है। और 1,30,000 का तेल अगर 13 हज़ार के रेट से आपका बिक रहा है और 50 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ रहा है, तो 80 हज़ार रुपये आपको मुनाफा मिल रहा है, जो आज की तारीख में गन्ने को टक्कर दे सकता है आपका। यानी कि गन्ने में कितनी मेहनत है, कीड़ा, बीमारी, सब कुछ, पानी लगाओ, बहुत सारा ये भी करो, वो तो इसमें भी है, लेकिन कोई झंझट नहीं है खस के साथ में ऐसा। और वो झंझट के बाद आप इसको गन्ने के बराबर पैदावार ले सकते हैं। क्रॉप रिस्क नहीं है, गन्ने में हो सकता है, इसमें क्रॉप रिस्क नहीं है। और अगर आपने अच्छा ले गए तो 1 लाख के ऊपर और इवन उससे भी ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं आज की स्थिति में, जब रेट गिरा हुआ है। अब आप संभाल लीजिए, जब रेट डबल था तो लोग कितना कमा रहे होंगे। तो ये है, तो ये आपका तो है कि 50 हज़ार रुपये आप लगा करके 1 एकड़ से आराम से 80 हज़ार से लेकर के और 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। मार्केट का रेट अभी कम होने की गुंजाइश कम है, बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा है। लेकिन अगर किसान फिर से उस पर टूट पड़े तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा, लेकिन हम लोग मार्केट का आकलन करके अपने कंसल्टेंसी प्रोग्राम में किसानों को उसके बारे में बताते ज़रूर हैं। ठीक, अब बात करते हैं मार्केट की। देखिए, मार्केट भी उसकी वही है जो हम पीछे बताते आए हैं।
अगर हम यूपी में बात करें तो लखनऊ भी मार्केट है, कानपुर मार्केट है, कन्नौज एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई में सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं। आपका महाराष्ट्र में मुंबई बहुत बड़ा मार्केट है। साउथ में चेन्नई आपका बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ भी सारे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स बैठे हैं और वहाँ से ही सारा एक्सपोर्ट होता है आपका मुंबई से। दिल्ली में बहुत सारे बायर्स हैं, आपके खाड़ी बावली में भी, तिलक बाज़ार में आपके बहुत सारे बायर्स हैं। इसके अलावा आप जैसे मैंने ऑनलाइन साइट्स की बात करता हूँ, इंडिया मार्ट है, आपका ट्रेड इंडिया है, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल फोरम्स आजकल स्टार्ट हो गए हैं। उसमें साउथ इंडिया का एक वडामराई मीडिया ग्रुप का एक agriculturinformation.com एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी सारे सेल के फोरम है, वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारे लोकल ट्रेडर्स आपके हैं। अगर आप अच्छे स्तर से खेती कर रहे हैं और आपके आसपास भी लोग खेती कर रहे हैं तो फिर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास खुद मार्केट चल के आ जाएगी। हम लोग भी खेती करते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं उसकी। तो खेती के लिए मार्केट के लिए आपके पास कोई समस्या नहीं है, और आप चाहें तो कल को अपना एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मार्केट की अगर समस्या आती है तो वहाँ पर भी हम फैसिलिटेट करते हैं। बाहर के बायर्स का डाटा हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट बेसिस पे। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन हमें जो है वो बहुत मिनिमल कॉस्ट पे हम मिलता है, वो हम देते हैं। तो मार्केट की भी इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज भाइयों आज का वीडियो फिर लंबा हो गया है थोड़ा, लेकिन आज हमने मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। खेती के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कैसी आपका टेम्परेचर वगैरह हो, कितना प्लांटिंग मटेरियल चलेगा, क्या उसका रेट होता है, क्या बुवाई का तरीका है, कितनी दूरियों पर लगाई जाती है, सब हमने बात कर ली। हमने इसके मशीन के बारे में भी बात कर ली। मशीन हम आपको दिखाएंगे, जब किसान भाई के यहाँ जाएंगे तो वहाँ भी दिखाएंगे। खुदाई की मशीन भी हमने आपको फ़ोटो दिखा दिया है, वो आप सीमैप से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की भी हमने बात कर ली है, पैदावार ईल्ड वगैरह की भी बात कर ली है। अगर कोई चीज़ छूट रही है, आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है जो मेरे जहन में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब तो बहुत सारे लोगों ने मेरा फ़ोन नंबर भी निकाल लिया है, फ़ोन कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी क्षमता होगी डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स का मैं जवाब देता रहूँगा। जहाँ क्षमता के बाहर होगा फिर मैं माजरत कर लूँगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, लोग जवाब दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल देख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आपको हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा हमारे वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आप हमको दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं आप, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे सिर्फ यही गुजारिश है चलने से पहले कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसको बढ़ाइए आगे। मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जानकारी मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं, जो उसकी अच्छाइयां हैं वो भी, और जो उसकी कमियां और बुराइयां हैं वो भी, मार्केट में क्या चल रहा है वो भी, कहां पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है वो भी सारा बताता चलता हूं। तो इतनी मेहनत के लिए कम से कम इतना सिला तो मिले कि आप लोग हमें सहयोग कीजिए, ज़्यादातर किसानों तक पहुँचाइए, जिससे किसानों का ही भला होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे और खाली सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे और आपको पता नहीं चल पाएगा कब वीडियो आया और कब चला गया। तो ये ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा प्लीज़। और अगले वीडियो में आपको मालूम है एज़ यूजुअल जैसे हम जा रहे हैं, हम आपको किसान भाई के खेत पर लेके चलेंगे, वहाँ पे उनसे मुलाकात कराएंगे, वो आपसे अनुभव अपना साझा करेंगे। देखते हैं कि हमारे बताने में और उनके बताने में कितना अंतर होता है, फिर उसको कभी और बैठ के बात की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए एक हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भारत, जय हिंद।